गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे शेयर कैपिटल का पार्ट 4। पार्ट 5 क्या स्टार्ट करेंगे? पार्ट 5 जो बात करेगा, कुछ नई बात नहीं करेगा, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन की बात करेगा। किसकी बात करेगा बेटा? ट्रांसफर और ट्रांसमिशन की बात करेगा। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका डील करेगा शेयर कैपिटल चैप्टर का ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। इन दोनों वर्ड में अंतर आप पहले से जानते हैं। ट्रांसफर क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, कंडक्ट ऑफ पार्टी होता है। क्या होता है बेटा? कंडक्ट ऑफ पार्टीज। ट्रांसमिशन क्या होता है सिक्योरिटी केस में? ऑपरेशन ऑफ लॉ। इज इट क्लियर? ट्रांसफर क्या होता है? कंडक्ट ऑफ पार्टी। और ट्रांसमिशन क्या होता है? ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब मैं बात कर रहा हूं ट्रांसफर की, सुन लीजिए मेरी बातों को आराम से। अगर मैं कह रहा हूं शेयर्स ए ने बी को बेचा, ए ने बी को शेयर बेचा, तो ये क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ बेटा? ट्रांसफर हुआ। और इन दोनों पार्टीज के बीच में क्या बन गई? एक डीड बनी, जिसे शेयर ट्रांसफर डीड बोलेंगे। इस पार्टी को क्या बोलेंगे जिसने बेचा शेयर? ट्रांसफरर। जिसको बेचा? ट्रांसफरी। सिंपल। यानी कि दोनों पार्टियों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी कि आई टू आई एक ट्रांजैक्शन हो रही है। आई टू आई बोले तो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, दैट इज अ ट्रांसफर। आई यही बात मैं ट्रांसमिशन में करूं तो देखिए, ए एक शेयर होल्डर था जिसकी डेथ हो गई। जिसकी क्या हो गई बच्चों? डेथ हो गई। उसके जितने भी शेयर थे उसके लीगल हायर के नाम में चले गए। बताना बेटा, क्या ये कंडक्ट ऑफ पार्टी है या ऑपरेशन ऑफ लॉ है? क्या यहां पर डीड की जरूरत पड़ेगी? ना डीड की जरूरत पड़ने की। क्यों नहीं पड़ने की? क्योंकि सब कुछ ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहा है। समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों? तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का मीनिंग डिस्कस करने नहीं जा रहे। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन किस तरीके से इन पर एप्लीकेबल होते हैं उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो याद रखना, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, तीन सेक्शंस। जब भी हम ट्रांसफर को पढ़ते हैं तो तीन सेक्शंस को हम मेन पढ़ते हैं। ट्रांसफर को लेकर जो मदर सेक्शन होता है, मदर, समझना मेरी बातों को बेटा, जो मेन सेक्शन है ट्रांसफर का, जो एलिमेंट्री सेक्शन है ट्रांसफर का, दैट इज सेक्शन 56। 56 डील करता है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन से।
और जो कुछ अदर सेक्शंस जो इस रिलेटेड अदर या रिलेटेड सेक्शंस जो हम पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं सेक्शन 44 एंड सेक्शन 58। पहले बताइए, इतना क्लियर हुआ? इट इज अ सेक्शन ओवरव्यू। पॉइंट क्लियर हुआ? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 44 से। कई बार आप समझ चुके हो सेक्शन 44 क्या कहता है जी। सेक्शन 44 याद करो। सेक्शन 44 केवल दो बातें बोल रहा था, कीवर्ड्स याद रखिए। शेयर इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी और कैन बी ट्रांसफर्ड एज पर एओए ऑफ द कंपनी। याद है बिल्कुल? शेयर कैसी प्रॉपर्टी है? मूवेबल प्रॉपर्टी है और ट्रांसफर हो सकते हैं किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग? जो किस में लिखा हुआ है? कंपनी के एओए में। सेक्शन 44 रीड विद, याद करो, 268, यानी कि इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। याद है? एओए में लिखा रहता है आरएलपी, याद है नहीं है? ये बताइए भाई आपको, प्राइवेट कंपनी में क्या लिखा रहता है एओए में? आरएलपी। आर बोले तो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, एल बोले तो लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर, और पी बोले तो प्रोहिबिशन ऑफ सिक्योरिटी इन पब्लिक। तो सेक्शन 44 रीड विथ किसके साथ कर रहे हैं? टू क्लोज 68 रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। ये बात याद है या नहीं है, ये बताइए आप। अगर मैं इसी सेक्शन को पब्लिक कंपनी के साथ रीड विद करूं, किसके साथ रीड विद करूं? पब्लिक कंपनी। कौन सा सेक्शन है पब्लिक कंपनी का? टू क्लोज, क्या कहता था? फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्या कहता था? अब मैं यहां पर ही एक सेक्शन को जोड़ रहा हूं 58(2) को, जो दो बातें बोलता है। देखिए जरा, हां जी, जो दो बातें बोलता है। पहली बात सुन लीजिए जरा आराम से। सिक्योरिटीज और अदर इंटरेस्ट इन पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्या बोलता है? सिक्योरिटीज इन पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये तो बात हमें पहले पता है, लेकिन क्या सेक्शन के हिसाब से पता है? बताइए आप जरा। और दूसरा, द डीड बिटवीन टू पर्सन, टू और मोर पर्सन। जब आप ट्रांसफर करोगे तो दो लोगों के बीच में क्या बनेगी? डीड बनेगी ना। क्या बनेगी बेटा? डीड। द डीड बिटवीन टू पर्सन आर एनफोर्स एज कॉन्ट्रैक्ट। समझे बात को? नहीं समझे? सेक्शन 44 क्या कह रहा था? शेयर कैसी प्रॉपर्टी है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर के प्रोविजन किस में लिखे रहते हैं? कंपनी के एओए में। यह बात बिल्कुल क्लियर है। प्राइवेट कंपनी के एओए में क्या होती है? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, यानी कि प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। क्या होती है उनके ऊपर? रेस्ट्रिक्शंस होती है। क्लियर हुई बात? पब्लिक कंपनी में क्या होता है जी?
पब्लिक कंपनी में क्या होता है 271 जब हम रीड करेंगे किसके साथ 44 के साथ और किसके साथ रीड करेंगे 58 2 के साथ। क्या पहली बात क्या थी कि सिक्योरिटी जो है पब्लिक कंपनी में क्या होती है फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है। दूसरी जब ट्रांसफर होगा तो जो दो लोगों के बीच में डीड बनेगी वो ऐसे एनफोर्स होगी जैसे कि दोनों के बीच में क्या बना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। पॉइंट क्लियर हुआ जी? दोनों बात समझ में आई या नहीं आई? इज इट क्लियर? अब मुद्दे की बात क्या है कि इतना तो सर आपने पहले भी पढ़ा दिया था जब मैंने शेयर कैपिटल बीच में पढ़ाया था 43 44 45 46 पढ़ाया था। इतना तो मैंने जब भी पढ़ा दिया था। आज सर स्पेशल क्या, जब आप रेस्ट्रिक्शन डालते हो क्या डालते हो तो कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं। तो मेथड ऑफ रेस्ट्रिक्शन समझना बेटा। क्या प्रोहिबिशन डाल सकते हो ट्रांसफर के ऊपर? पहले तो ये बताइए। नहीं डाल सकते। क्या डाल सकते हैं केवल ट्रांसफर के ऊपर? रेस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन का मतलब है बिल्कुल आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर तो यार बंदा शेयर ले गई क्यों? आई बात समझ में? मेथड ऑफ रेस्ट्रिक्शन जरा ढंग से समझना बेटा इस बात को। दो ही मेथड हैं या दो ही तरीके हैं। मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 क्या कहता है? अगर आप ट्रांसफर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालना चाह रहे हो, ट्रांसफर के ऊपर क्या डालना चाह रहे हो? रेस्ट्रिक्शन। और कौन सी कंपनी के केस में? वेरी गुड, क्योंकि पब्लिक कंपनी में नहीं डालते। अगर डालना चाह रहे हो तो क्या करें? पहला याद करो प्रीएम्पशन। पहला तरीका है प्रीएम्पशन। एओए में प्रीएम्पशन क्लोज डाल दो। व्हाट डू मीन बाय प्रीएम्पशन? मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। प्रीएम्पशन का मतलब क्या है कि आप केवल एग्जिस्टिंग मेंबर को ही शेयर बेच सकते हो। किस प्राइस पर? जो प्राइस डिटरमाइंड बाय डायरेक्टर या ऑडिटर हो। रेस्ट्रिक्शन डल गई। अगर आपने प्राइवेट कंपनी में शेयर ले रखा है, इसे प्रीएम्प्टिव क्लॉज भी बोलते हैं, समझ लो मेरी बातों को। अगर आपने प्राइवेट कंपनी में शेयर ले रखा है तो एग्जिस्टिंग वाले को ही दे सकते हो, वो भी किस प्राइस पर? एज फेयर प्राइस डिटरमाइंड बाय द डायरेक्टर और ऑडिटर ऑफ द कंपनी। पॉइंट क्लियर? ठीक है। इतनी बात समझ में आई? मेथड 2 रेस्ट्रिक्शन डालने का मेथड 2 क्या कहता है? सुनिए जरा। क्या कहता है बच्चों? रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर बाय द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। आपने डीड भेजी, आपने डीड भेजी और डायरेक्टर ने गुड फेथ में कहा यार ये जो जिसके नाम तुम ट्रांसफर करने जा रहे हो ये बंदा बदमाश है, ये कंपनी के लिए क्या नहीं है, सही नहीं है, हम इसके नाम में शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे, रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। क्या डायरेक्टर गुड फेथ में ऐसा कर सकता है? यस सर। लेकिन इसकी रेमेडी भी है। इतना समझ में आया नहीं आया? तो दो मेथड है रेस्ट्रिक्शन डालने के
और वो भी रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर डाल रहे हो भाई? किसके ऊपर? ट्रांसफर के ऊपर। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये मैंने जो अभी आपको बताया, ये सब कुछ आपको बताया कौन से सेक्शन? रिलेटेड प्रोविजन डिस्कस हो गए हमारे। कौन से प्रोविजन डिस्कस हो गए हमारे? रिलेटेड प्रोविजन हमारे डिस्कस हो गए। सर क्या बात है, पहले आपको पढ़ाना चाहिए था मदर सेक्शन, मेन सेक्शन, पढ़ा रहे हो रिलेटेड प्रोविजन। देखो बच्चों, ये चीज जो है आपके सामने कई बार आ गई है। अब जब मैं सेक्शन 56 की बात करता हूं तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है 56 में। 56 में बस 5 सब सेक्शन हमें कवर करने हैं। चलिए पहले से नोट डाउन कीजिए फटाफट जल्दी। हाँ जी, चलो बच्चों रीडिंग कर लेते हैं। देखिए जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी इज द शेयर आर द फ्रीली ट्रांसफरेबल। सेक्शन 44 ऑफ द कंपनी एक्ट स्टेट दैट शेयर और डिवेंचर और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफरेबल इन द मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द एओए ऑफ द कंपनी। यही बात बताई थी बेटा, नहीं बताई थी मैंने? साथ में मैंने एक चीज और बताई थी, 58(2) को मैंने लिंक किया था। क्या कहा था और क्या कहता? 58(2) का पहला प्रोविजन क्या कह रहा था कि पब्लिक कंपनी के केस में शेयर और इंटरेस्ट क्या होंगे? फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे। क्या मैंने ये वाली बात अभी बताई है? फ्लो चार्ट में नहीं बताई है प्लीज। ये दोनों बातें मैंने आपको बताई है, नहीं बताई है फ्लो चार्ट में? पहली बात क्या बताई थी मैंने? 58 के फर्स्ट प्रोविजन में क्या बताया था? और सेकंड प्रोविजन में क्या बताया था? क्या लिखा हुआ है जरा देखना। 58(2) that any contract or arrangement between two or more person in respect of transfer of share shall be enforceable as contract। दो लोग जब ट्रांसफर करते हैं तो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? डीड। तो डीड को क्या माना गया है यहां पर? कॉन्ट्रैक्ट। और क्या बताया था मैंने? 268 लिंक किया था 44 के साथ। प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रेस्ट्रिक्ट द RLP। और साथ में क्या बताया था? सेक्शन 56 कैसा सेक्शन है? डील करता है, यानी कि मेन सेक्शन है। क्या है बेटा? मेन मदर सेक्शन से। पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आया? दोबारा देख लीजिए, अगर देख लीजिए इतने को मैंने एक फ्लो चार्ट में डाला है, सिंगल फ्लो चार्ट में। पहला फ्लो चार्ट आप देख लीजिए। चलें आगे। मैंने आपसे एक बात बताई थी, कभी भी बच्चों प्रोहिबिशन नहीं हो सकती। जरा इस लाइन को पढ़ेंगे आप। ओनली रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन ट्रांसफर, देयर कैन नॉट बी एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑन राइट ऑफ द ट्रांसफर। हाँ जी बच्चों, कितने तरीके से हम रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं? दो। पहला कौन सा था? प्रीएम्पशन। और दूसरा क्या था? बीओडी रिफ्यूज कर दे।
गुड फेथ ट्रांसफर को। यही बात बताई थी प्रीएम्पशन। इफ अ मेंबर, पढ़िए जरा, रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू ट्रांसफर शेयर इज जनरली प्लेस बाय यूजिंग फॉलोइंग टू मेथड। पहला राइट ऑफ प्रीएम्पशन। इफ अ मेंबर विश टू सेल सम और ऑल ऑफ इट्स शेयर्स, अ शेयर शैल फर्स्ट बी ऑफर्ड टू अदर। पहले किसे दिए जाएंगे? प्रीएम्पशन का मतलब ही क्या होता है? राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल एग्जिस्टिंग वालों का है। यह बात मैंने पहले भी बताई थी कि आप मना करते हो जब किसी और को दिए जाएंगे। पहले आप अगर मना कर दोगे तब किसी और को। प्रीएम्पशन को ऐसे भी याद करते हैं, पहले आप। पॉइंट समझ में आया? इफ अ मेंबर, जैसे मैंने एक आपको एप्पल काट के दिया, सुन लीजिए, मैंने एक एप्पल काटा और उसके जो है एक पीस आपको दिया, आप कह रहे हो जी लीजिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं दूसरे को दे दूंगा। लेकिन मैंने पहले प्रायोरिटी किसे दी? आपको। उसी तरीके से अगर आप प्राइवेट कंपनी में हैं तो पहले आप क्या करेंगे? प्रायोरिटी देंगे। आप शेयर बेचना चाह रहे हैं तो अपने एग्जिस्टिंग को, अगर वो मना कर देगा, और किस प्राइस पर जी, जिसे डिटरमाइन कौन करेगा? बीओडी, ऑडिटर, या वो फॉर्मूला जो एओए में लिखा रहेगा। तीन चीज समझ लीजिए। इसे और क्लियर करूं, मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ए के पास है 70% शेयर, बी के पास है 10% और सी के पास है 20%। अब ए जो है अपने शेयरों को बेचना चाह रहा है, प्राइवेट कंपनी का केस है। तो पहले ऑफर्ड किसे करेगा? यस। किस प्राइस पर? बीओडी ने, ऑडिटर ने, या एओए के अकॉर्डिंग। ठीक है भैया। अगर ये मना कर देते हैं, यानी कि राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल किसका बना? बी और सी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बताना ये प्रोहिबिशन है या रेस्ट्रिक्शन है? अगर इन्होंने रिफ्यूज कर दिया फिर उसके बाद जिसे चाहे उसे बेच ले। सर अगर कोई एग्जिस्टिंग नहीं है, मतलब अगर ऐसा पॉसिबल है एग्जिस्टिंग मेंबर ही ना हो दूसरा? नहीं मैं नहीं कह रही कि अगर एग्जिस्टिंग है, मतलब एग्जिस्टिंग वालों ने रिफ्यूज कर दिया तो किसी भी नए मेंबर को कर सकते? फिर नया मेंबर नहीं, नए बंदे को, हाँ नए पर्सन को। जरा देखिए मैडम, मैंने दूसरा तरीका बताया था आपको रेस्ट्रिक्शन लगाने का। क्या बताया था? बीओडी रिफ्यूज कर सकते हैं इन द गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या है? तुम्हारी भलाई के लिए, नहीं कंपनी के भलाई के लिए। पूछे कैसे? आइए, जिस बंदे को वो ट्रांसफर करना चाह रहा है वो बदमाश टाइप बंदा है, गन पे काम करता है। अब मान लो तू तो शेरी से बेच के चला गया, कल को वो बंदा आकर जनरल मीटिंग में बैठेगा तो कंपनी की तो डेकोरम ही बिगड़ जाएगी ना। आई बात समझ में नहीं आई? तो दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं बेटा? दो तरीके हैं जिसके बेस पर क्या लगाई जा सकती है? रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो 56 जो मैंने बताया था मदर सेक्शन, उसका एनालाइजर आपके सामने है, देखे जरा ध्यान से।
जिसका सबसे पहले सबसेक्शन 1 क्या कहता है, बेटा ध्यान दे प्लीज, कि जो आप डीड बनाओगे, जो आप क्या बनाओगे, डीड बनाओगे, एक्सप्लेन भी कर रहा हूं मैं साथ के साथ, ए ने बी को शेयर बेचे, इन दोनों के बीच में डीड बनी, ये डीड कहां जानी चाहिए, ड्यूली स्टैम्प्ड होकर, देखो ड्यूली स्टैम्प्ड होकर, और कौन से फॉर्म में डीड बन रही है, SH4। ये कौन है, ट्रांसफरर जो शेयर बेच रहा है, और ये कौन है, ट्रांसफरी। इसके साथ ट्रांसफरर क्या दे देगा, सर्टिफिकेट देगा, और फिर ये दोनों चीज डीड के कहां चली जाएंगी, कंपनी के RO पर, रजिस्टर्ड ऑफिस। फिर क्या करेंगे, देन इसके बाद डायरेक्टर क्या करेंगे बताइए बच्चे, RM को अपडेट कर देंगे 88, ए का नाम हट जाएगा, ए का नाम क्या हो जाएगा, हट जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर में से, और बी का नाम चढ़ जाएगा। सिंपल बात, कोई दिक्कत। 56(1) एक जनरल प्रोसीजर बताता है, कितने दिन के अंदर आपको ये डीड पहुंचा देनी है जी, 60 डेज। कब से, फ्रॉम द एग्जीक्यूशन से, जब से ये डीड एग्जीक्यूट हुई है, साइन हुई, साइन किए हैं दोनों पार्टी ने। पॉइंट क्लियर हुआ। 56(2) क्या कहता है, डील करता है ट्रांसमिशन, तो क्या डीड की जरूरत होगी, जरा बताएंगे। ये बात तो हमें पहले ही पता। 56(3) बेटा ध्यान दे इधर, 56(3) बात करता है पार्टली पेड शेयर की। मान लीजिए ए के पास एक शेयर था 100 रुपए का, लेकिन अभी इसमें इस पे केवल 40 रुपए पे किए थे, तो ये शेयर कैसा हुआ, फुल्ली पेड या पार्टली पेड। अब ए इसे बेच रहा है पार्टली पेड शेयर को बी को, सर डीड बन गई, जरा ढंग से समझना, डीड बनी, डीड बनकर कहां गई, कहां गई, RO, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। डायरेक्टरों की एक जिम्मेवारी क्रिएट हो गई यहां पर कि इसे नोटिस भेजा जाएगा कि देख ले ये शेयर पार्टली पेड हैं, और अगर ये अपनी कंसेंट दे देगा तो ही इसके नाम में शेयर चढ़ेंगे, नहीं तो कल को दुख भी किसे होगा, बी कोई तो होगा, क्योंकि जो बाकी बचे हुए पैसे हैं, जो 60 रुपए अनपेड हैं, वो किससे मांगे जाएंगे फ्यूचर में, जिसके नाम में शेयर होगा बी से। और ये नोटिस जो जाएगा ये SH2 में जाएगा। क्लियर हुआ जी, सिंपल टर्म, पॉइंट क्लियर है। तो 56(1) जनरल प्रोविजन करता है, 56(2) ट्रांसमिशन से डील करता है, 56(3) पार्टली पेड अप शेयर के केस में बात करता है। फिफ्टी 56(4) पढ़ा हुआ है, क्या इश्यू होगा, शेयर सर्टिफिकेट। 4 सिचुएशन जो होती हैं, याद है पीछे। 56(5) को जरा ढंग से समझना, फिफ्टी 56(5) क्या कहता है कि देखिए
मिस्टर राम का लीगल हायर था श्याम। श्याम कौन था? लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने शेयरों को फर्दर ट्रांसफर कर दिया तो ऐसा ही माना जाएगा कि जैसे कि मिस्टर नहीं राम ने किया। पॉइंट क्लियर हुआ? कोई डाउट? हालांकि अब ऐसा भी तो हो सकता है कि राम की डेथ हो जाए, तो जब राम की डेथ हो गई तो श्याम को दो चीजें रखी। श्याम के पास है ना, दो ऑप्शन आते हैं, आज आपको बताता हूं। चाहे तो शेयरों को अपने नाम करा ले, तो इसका नाम किस में आ जाएगा फिर? श्याम का रजिस्टर ऑफ मेंबर में। या इन्हें आगे बेच दे, तो जब ये आगे बेचेगा एज ए ओनर बेचेगा या एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेचेगा? तो ऐसा ही माना जाएगा कि ओनर ने बेचे। और अगर मेंबर में इसका नाम आ गया उसके बाद जब फिर तो ये ओनर के एज ए ओनर बेचेगा फिर। दैट इज 56 पॉइंट। क्लियर? इजी है हार्ड है ये बताइए? बच्चा कहता कितना बड़ा चैप्टर है या कितना, देखिए बहुत इजी है। देखिए मैंने आपको पहला बताया सबसे पहले 56(1) की बात करते हैं। अब जरा इनको रीड आउट कर लेते हैं। ए कंपनी शैल नॉट रजिस्टर a company shall not register a transfer of security of the company unless a, जब तक उसे क्या ना मिल जाए, जो कि क्या होनी चाहिए? ड्यूली स्टैम्प्ड, डेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय और बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरर। चाहे तो ट्रांसफर कर रहा है, उसका लीगल हायर कर रहा है, एंड द ट्रांसफरी हैज टू बी डिलीवर्ड टू द कंपनी बाय द ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कितने विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डे इन एक्सपेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द कंपनी वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड। ये मैटर नहीं करता कि कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। ये जो टाइम है 60 दिन की जो डेडलाइन है, ये दोनों कंपनी के लिए क्या है? सेम है। अलोंग विद, भाई पुराने वाला अपने सर्टिफिकेट दे देगा और कंपनी को नए सर्टिफिकेट क्या करने पड़ेंगे? इश्यू करने पड़ेंगे। सिंपल बात है ना। इन केस ऑफ द लॉस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और अगर डीड, अच्छा अगर डीड खो जाए तो इंडेमनिटी बॉन्ड। पॉइंट क्लियर? सच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी हेल्ड इन अ फिजिकल फॉर्म SH4। अच्छा अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली शेयर को बेच रहे हो तो वहां तो डीड बनेगी नहीं, क्योंकि वहां तो सब किसके थ्रू होता है? डिपॉजिटरी के थ्रू। अभी हम डिस्कस करेंगे। 56 कौन से सबसेक्शन चल रहा था बेटा हमारा? 56(1). कोई डाउट? मैंने इसको कीवर्ड्स में लिख दिया था, देखना जरा क्या मैंने सही बनाया था या गलत बना दिया था, देखना बेटा। क्या मैंने उस स्टोरी को सही लिख दिया था? याद करने के लिए सही रहेगा। डीड कौन सी फॉर्म में बना दोगे आप? SH4। कितने दिन के अंदर आपको वहां भेजना है? विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। ड्यूली स्टैम्प्ड होने चाहिए, ड्यूली डेटेड होना चाहिए, ड्यूली साइंड होना चाहिए। कहां भेजना है? रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। किसके साथ? शेयर सर्टिफिकेट के साथ। क्लियर जी? हाँ जी। 56(2) किसकी बात कर रहा था बच्चों? राइट ऑफ रजिस्टर ट्रांसमिशन। इसकी मतलब ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात। क्या डीड की जरूरत पड़ेगी?
तीसरी बात 56(3) किसकी बात कर रहा था? पार्टली पेड। क्या कह रहा था? वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द ट्रांसफर अलोन एंड रिलेटेड टू पार्टली पेड शेयर द ट्रांसफर शैल नॉट रजिस्टर्ड अनलेस, जब तक कंपनी क्या ना दे दे नोटिस। नोटिस। बेटा वो हमने गलती कर दी, वहां SH2 लिख दिया था हमने नोटिस का, वहां SH5 है, वो मैं उसे रेक्टिफाई करता हूं। किस फॉर्म में नोटिस देगी कंपनी? SH5 में। टू द ट्रांसफरी एंड ट्रांसफरी गेट गिव क्या देगा? नो ऑब्जेक्शन, कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप पार्टली पेड मेरे नाम में कर दीजिए, बाद में जितने पैसे मैं दे दूंगा। कितने पीरियड के अंदर? 2 वीक के अंदर। पॉइंट क्लियर हुआ? 56(4) टाइम पीरियड था किसका? सर्टिफिकेट देने का। दोबारा देख लीजिए बेटा, इसे पढ़ा हुआ है, फिर भी दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन के केस में विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अलॉटमेंट के केस में विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ट्रांसफर ट्रांसमिशन के केस में 1 महीने के अंदर कंपनी को नए शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने पड़ेंगे। डिवेंचर के केस में 6 months। क्लियर? 4 सिचुएशन, यानी मोटी मोटी बात समझ लो। अलॉटमेंट के केस में भी 2 महीने का टाइम होता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो सब्सक्राइबरों को इश्यू करती है, वहां भी 2 महीने का टाइम होता है। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के केस में 1 महीने का टाइम होता है, और डिवेंचर के केस में 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आया? 4 सिचुएशन है, बार बार याद कर लो, एक बार याद कर लो, तरीके से कर लो। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर क्या बेटा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिक्योरिटीज को बेचता है तो ऐसे ही माना जाएगा कि ओनर ने बेचा है, होल्डर ने बेचा है। देखिए वही वाली बात आई है, मैंने दोबारा आप एक बार रीडिंग कीजिए इस चीज की। इन केस ऑफ डेथ ऑफ होल्डर ऑफ एनी सिक्योरिटी द ट्रांसफर ऑफ सच सिक्योरिटी बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज शैल बी द वैलिड। वैलिड है, क्लियर? इवन थो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट द होल्डर ऑफ सच सिक्योरिटी, चाहे लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्डर हो या ना हो। पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक तो मैंने आपको एनालाइजर में बता दिया था। इसके आगे के 2 सब सेक्शन मैंने आपको एनालाइजर में नहीं बताए। क्यों नहीं बताए सर? पेनल्टी का सेक्शन है। किसका सेक्शन है? पेनल्टीज का। और कितनी पेनल्टी है अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है किसी का नाम रजिस्टर करने में? शैल नॉट बी लेस देन 25,000, जो कि एक्सटेंड हो सकती है कहां तक? 5 लाख तक। और ऑफिसर पर भी कितनी है कम से कम पेनल्टी? ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 10,000, जो जहां तक कहां तक जा सकती है? 1 लाख तक। देखिए जी 56 सबसेक्शन 7। हाँ जी, क्या कहना चाह रहा है ये? हाँ बच्चों, क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर डिपॉजिटरी ने फ्रॉड कर दिया, किसने फ्रॉड कर दिया? डिपॉजिटरी ने फ्रॉड कर दिया। किसी का नाम, यार डिपॉजिटरी ने बिना आपसे पूछे आपके डीमेट में से शेयर उठाकर किसी दूसरे को बेच दिए, तो डिपॉजिटरी पर भी फ्रॉड चार्ज हो जाएगा, इंटेंशन टू डिसीव हो जाएगा, और क्या लग जाएगा? फ्रॉड का इकलौता सेक्शन है कंपनी लॉ में 56(7). रीड विथ 447। फ्रॉड का कौन सा सेक्शन है? इकलौता सेक्शन है कंपनी लॉ में। कौन सा बेटा? 447। पॉइंट क्लियर हुआ? यानी कि डिपॉजिटरी भी लाइबल होगी कौन से सेक्शन के अंतर्गत? हैव एनी डाउट बच्चे? कोई डाउट है तो चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का, फटाफट जल्दी आइए। हाँ जी, ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय वॉलंटरी और डेलिबरेट एक्ट ऑफ द पार्टी। मैंने बताया था ट्रांसफर क्या होता है? कंडक्ट ऑफ पार्टी।
क्या होता है बेटा? घंटा। ट्रांसमिशन क्या होता है मैंने पहले बताया था। ऑपरेशन ऑफ लॉ। कब कब हो सकता है ट्रांसमिशन? जब बंदे की डेथ हो जाए, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या वो पागल हो जाए। पॉइंट क्लियर हुआ? तो डेट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। हाँ जी, जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या चाहिए? ट्रांसफर डीड। कौन से फॉर्म में बनती है भाई, कोई बताएगा? याद है? अच्छा, फोर फोर फोर। SH4 में। क्या डीड की जरूरत है? नो उधर है वो तुमने करे। इधर है ट्रांसफर ट्रांसमिशन। हाँ जी, ट्रांसफर में अगर आप शेयर खरीदोगे तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे? और ट्रांसमिशन में क्या कंसीडरेशन होता है? नहीं। स्टाम्प ड्यूटी किस में जाती है? हाँ जी, स्टाम्प ड्यूटी किस में जाती है? ट्रांसफर में। ट्रांसमिशन में जाती है? नहीं। एक बात याद रखना, मजे की बात है। आपने शेयर ट्रांसफर कर दिया, आपकी लायबिलिटी खत्म, अगले की लायबिलिटी शुरू। आपका पीछा छूट गया। एग्री? जनरली ऐसा होता है कि जैसे ही आप ट्रांसफर करते हो तो लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर सीज, उसकी और किसकी लायबिलिटी शुरू हो जाती है? ट्रांसफरी की कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन अगर आपने किसी डिसीज पर्सन के शेयर लिए एज ए नॉमिनी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी पे ले लेता हूं, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर लेते हैं। राम के पास एक शेयर था 100 रुपए का, 100 में से 60 उसने पे कर दिए। समझना मेरी बातों को? इसकी डेथ हो गई। क्या हो गई इसकी? डेथ। और ये शेयर जो है ट्रांसमिट हो गया किसके नाम में? लीगल हायर इसका श्याम है। आप मुझे बताइए, श्याम के पास दोनों चीजें जाएंगी, राइट भी और लायबिलिटी भी, विरासत में। 40 रुपए भी देगा। ये 60 रुपए तो एज ए राइट जाएंगे, हाँ, और 40 रुपए लाइब्रेरी। और 40 रुपए लाइब्रेरी। लायबिलिटी के भी जाएंगे। विरासत में दोनों चीजें मिलती हैं भाई। विरासत में अगर पापा की प्रॉपर्टी मिलती है तो जो पापा के ऊपर कर्जे हैं वो भी आपको पे करने पड़ते हैं। समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया? तो ट्रांसमिशन के केस में क्या है? लायबिलिटी क्या रहती है बेटा? कंटिन्यू रहती है। पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहले ये बताइए बच्चे। यस सर। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, आपने अब तक 3 वर्ड पढ़े। सुनना मेरी बातों को बेटा, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, बच्चा वहां पर कंफ्यूज हो जाता है। मैं जरूर पढ़ाता हूं इस कमेंट को। एक तो वर्ड आपने पढ़ लिया ट्रांसफर, एक वर्ड पढ़ लिया आपने ट्रांसमिशन, एक वर्ड और होता है बेटा जिसे हम कभी कभी एकदम एग्जाम में आ जाता है तो घूम जाते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ये क्या भला है? और पता है पेपर में क्या आता है क्वेश्चन? ट्रांसपोजिशन इज नॉट अ ट्रांसफर।
कमेंट, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रांसपोजिशन इज नॉट अ ट्रांसफर कमेंट। तो पहले में ये समझना है कि भला क्या है ट्रांसपोजिशन, ये जीव जंतु कहां पाया जाता है। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो देखिए ट्रांसपोजिशन क्या होता है, पहले ये समझे। ये एक जॉइंट शेयर के केस में पाया जाता है। बस किस केस में पाया जाता है? मान लो एक जॉइंट शेयर है, उसके 4 जॉइंट होल्डर हैं। ए अपना हिस्सा बी को बेचना चाह रहा है। ए जो अपना हिस्सा है किसको बेचना चाह रहा है? तो होगा क्या? बी का हिस्सा बढ़ जाएगा और क्या होगा? यही तो होगा। तो कानूनी दृष्टि से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ट्रांसफर नहीं माना जाता, केवल पोजीशन ट्रांस हुई है। तो जब इसे ट्रांसफर ही नहीं माना जाता, क्योंकि शेयर तो वहीं का वहीं है, कोई नई पार्टी तो नहीं आई है। हां, अगर ए अपना हिस्सा किसी अदर पर्सन को देती है, एल को बेचना चाह रहा था जो नोट अ जॉइंट होल्डर है, तो उसको ट्रांसफर। यस। लेकिन यहां पर ए अपना हिस्सा केवल किसको बेच रहा था? बी को, जो कि क्या ऑलरेडी जॉइंट होल्डर है। तो इसे ट्रांसफर माना गया? नहीं माना गया? नहीं माना गया। दूसरी बात, जब ट्रांसफर ही नहीं माना गया तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रांसफर डीड। पॉइंट क्लियर? तो ट्रांसपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल किस केस में पाया जाता है? जॉइंट शेयर। और जॉइंट शेयर में भी कब? अगर कोई जॉइंट होल्डर, एक सिचुएशन होती है ये बेसिकली, क्या होती है बेटा? एक सिचुएशन होती है कि जब एक जॉइंट होल्डर जॉइंट शेयर में अपने पार्ट को दूसरे जॉइंट होल्डर को बेचना चाहता है तो उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। और दैट इज नॉट अ ट्रांसफर, एंड इफ दैट नॉट अ ट्रांसफर देन ट्रांसफर डीड इज नॉट रिक्वायर्ड। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट ढूंढ लेता हूं बेटा। छोटा सा टॉपिक लग रहा होगा कहीं बुक में, साइड में नीचे। पेज नंबर 132। कौन सा बेटा? 132। 132 निकल जाता है क्लास में तो फिर दिमाग में से निकल जाता है तो निकल ही जाता है। लेकिन पेपर में एकदम अजीब सी चीज आ जाती है तो बच्चा कहता है यार ये क्या है, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था। दैट इज टॉपिक। देखिए जरा प्लीज। और बच्चे की भी गलती नहीं है, वर्ड ही ऐसा है ये। इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर, वन और मोर ऑफ देम may require the company to alter or rearrange the serial order of their name in the register of member of company. In this process, there will be need for effecting consequently change in share certificate issued to them. If the company provided it say हुए, the senior most सबसे पहले नाम किसका रहेगा? जिससे सबसे ज्यादा होता है सीनियर मोस्ट मेंबर का। senior। और इसलिए इसे क्या नहीं माना जाता? ट्रांसफर नहीं माना जाता। केवल क्या माना जाता है? ट्रांसपोजिशन। लास्ट फाइव लाइन्स। सिंस नो ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट इन द शेयर टेक्स प्लेस ऑन सच ट्रांसपोजिशन, द क्वेश्चन ऑफ इंसिस्टिंग ऑन फाइलिंग ट्रांसफर डीड विद द कंपनी मे नॉट अराइज। ये तो क्वेश्चन उठेगा ही नहीं भाई। डीड कब चाहिए? SS4 की रिक्वायरमेंट कब है? जब ट्रांसफर होगा। और ट्रांसपोजिशन ट्रांसफर नहीं है। और जब नहीं है, जब बीमारी नहीं है,
तो दवाई नहीं है। अब तो वैसे खैर बीमारी भी और दवाई भी नहीं है, इसलिए ट्रांसपोजिशन डज नॉट आल्सो रिक्वायर। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसे एक फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं याद करने के लिए, याद रखना, आ जाता है, साइड में लिख लेना। सर बट आरओ में भी तो चेंज होगा ना? आरओ में नहीं, आरएम में। आरएम में? हाँ, आरएम में भी जब फर्क पड़ेगा, अगर बी का नाम सी ने, एक का ही तो नाम लिखा रहता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर एक ही नाम लिखा और उसी ने दे दिया तो? हाँ तो होगा, बिल्कुल अपडेट होगा, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन उसमें डेट की क्या जरूरत है? रीड नहीं। नहीं नहीं, देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए। ट्रांसपोजिशन, ट्रांसफर, ट्रांसफर डीड, स्टैम्प ड्यूटी। सब में ऐसे कर दो। ट्रांसपोजिशन को क्या नहीं माना गया? ट्रांसफर नहीं माना गया। ट्रांसफर नहीं माना गया तो ट्रांसफर डेट नहीं है, ट्रांसफर डेट नहीं है तो स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आया? तो आज हमने 3 वर्ड पर मेनली जो है लाइट डाली। कौन कौन से पर? ट्रांसफर, ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन, जिसमें हमने मेन डिस्कस किए सेक्शन 56 मेन, और 58 के 2 प्रोविजन हमने डिस्कस किए, साथ में हमने प्रीएम्पशन को कवर किया। समझ रहे हो ना मेरी बातों को बेटा? चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।